हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स के बारे में, जिनको बेसिकली एनालेप्टिक्स नाम से भी जाना जाता है। तो हम देख रहे थे अपनी फार्माकोलॉजी थर्ड, बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर, और यहाँ पर हमारी जो है यूनिट फर्स्ट चल रही थी। तो यूनिट फर्स्ट वैसे हमारी दो फेज में दे रखी थी। पहला हमारा था रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला, दूसरा हमारा था जीआई ट्रैक्ट वाला। तो ये जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स के साथ में, क्योंकि ये हमारा इस वाले टॉपिक का लास्ट टॉपिक है। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर जो हमारे रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स हैं, ये जो चीज़ है हमारी, ये एक्चुअल में होती क्या है और इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी और काम क्या करती है, भाई क्या ही चीज़ है ये हमारी। तो देखो, हमने इस यूनिट में अब तक जो है 4-5 चीज़ों के बारे में स्टडी किया। पहले हमने समझा रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, देन हमने पढ़ा एंटी अस्थमेटिक ड्रग, जिसमें हमने जो है अस्थमा के बारे में पढ़ा था, और अस्थमा हमारी एक बीमारी थी। और इधर हमने जो है सेम ही सीओपीडी के बारे में पढ़ा, जो भी हमारी एक बीमारी थी इसी रेस्पिरेटरी सिस्टम की। और देन हमने यहाँ पर पढ़ा था अपने कफ के बारे में, तो कफ भी कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम थी। और चौथे में हमारा आता है नेजल कंजेशन। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो जो भी हमारी ये चारों की चारों बीमारी थी, इनसे क्या हो रहा था, अगर हम दवाई को बाद में रखें, दवाई से हमने इनको ठीक किया, लेकिन जो बीमारी थी उनसे एक्चुअल में हो क्या रहा था कि ये सभी के सभी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे जाके इफेक्ट कर रही थी और उसको डाउन कर रही थी। डाउन से मतलब क्या है कि जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम क्या है कि रेस्पिरेशन करना, यानी कि हमारा जो हम सांस वगैरह लेते हैं तो वो सारा काम होता है हमारा रेस्पिरेशन, जिसका हमारा काम क्या होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। अब अगर किसी भी ये कोई भी कंडीशन है जिसमें हमारी ये बीमारी होती है, तो उसमें क्या हो जाएगा, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम डाउन हो जाएगा या डिप्रेस हो जाएगा। और उस केस में क्या होगा कि जो रेस्पिरेशन है वो भी हमारी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। अब आप ही लोग बताओ, क्या भाई हम ये मतलब सह सकते हैं कि भाई हमारी रेस्पिरेशन डाउन हो जाए? नहीं सह पाएंगे ना। थोड़ी देर के लिए भी अगर डाउन होगी तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि इसी के दम पे क्या होता है कि ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर आती है और CO2 हमारी बॉडी से बाहर जाती है। तो ये जो फंडा है ये हमारा इस पर पूरा का पूरा डिपेंड करता है। तो अगर कुछ भी यहाँ पर प्रॉब्लम होगी तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में कम आएगी, और जब ये कम आएगी तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है हमारी बॉडी में। इस्केमिया हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी, और ब्लड में लॉस, हार्ट भी काम करना बंद कर देगा, बहुत सारे नुकसान होंगे। तो यहाँ पर ये एक प्रॉब्लम जो है अराइज हो रही थी। अब लोगों के पास एक सॉल्यूशन आता है कि भाई अस्थमा है तो इनके लिए एंटी अस्थमेटिक ड्रग दे तो रहे हैं, लेकिन जब तक आपने मलाओ किसी को अस्थमा हो गया या सीओपीडी हो गया, तो उसको जब हम दवा दे रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि दवाई देते ही तुरंत ही इफेक्ट ठीक हो गया। जब ये बीमारी होती है तो उसको पता करने में ही लोगों को 2-4 दिन लग जाते हैं, 1 आध दिन लग जाता है, देन वो इसको ठीक कराते हैं। तो उस केस में क्या होता है, हमारा ये चीज़ जो है डाउन होने लगती है। अब लेट करो कि किसी भी केस में क्या हो गया कि ये जो चीज़ें थी ना, ये हो गई सीवर मतलब थोड़ी सी ज़्यादा डेंजरस हो गई और बिलो द मार्क से थोड़ी सी ऊपर हो गई। तो उस केस में क्या होगा कि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हमारा है वो ज़्यादा डाउन हो जाएगा, रेस्पिरेशन हमारी कम हो जाएगी, और लोगों को सांस लेने में क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगेगी। तो ऐसे केस के लिए हमारी जो दवा निकल के आती है उन्हीं का नाम क्या है यहाँ पर, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट। मतलब समझ लो कि इन सभी दवाओं के लिए यहाँ पर एक भाई आ गया जो इनकी हेल्प कर रहा है, तो उसको आप दे सकते हैं रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट। अब नाम से समझो, यहाँ पर क्या देखो, रेस्पिरेटरी तो हमारा पूरा का पूरा सिस्टम से कनेक्टेड हो गया, जो है हमारा रेस्पिरेशन हो गया या रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। अब स्टिमुलेंट्स का मतलब होता है किसी भी चीज को बढ़ावा देना, यानी कि किसी को हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो ये हमारे बेसिकली क्या करेंगे कि जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, यानी कि जो हमारा ये सिस्टम है जो यहाँ पर बीमारियों में या किसी भी कंडीशन से डाउन हो रहा था, उसको क्या करेगा, ये हमारा बढ़ा देगा। और जब ये पूरा सिस्टम हमारा बढ़ जाएगा तो जैसे ही लेट करोगे, अगर यहाँ कुछ भी चीज बढ़ेगी तो हमारी रेस्पिरेशन भी बढ़ेगी, और रेस्पिरेशन बढ़ेगी तो हमारी जो ऑक्सीजन की एक्शन है वो भी हमारी बढ़ेगी, और इन सबसे क्या होगा, हमको थोड़ी सी राहत पहुंचेगी। क्योंकि हमारा ओवरऑल देखा जाए सबका सिस्टम जितने भी मिलाओ, मेन फंडा कि हमको भाई ऑक्सीजन चाहिए बाहर से, यानी कि ऑक्सीजन हमको अंदर लेनी है, ये हमारा मेन फंडा है इन वाले सिस्टम का। तो अगर इस हिसाब से हम इसको डिफाइन करें तो बोल सकते हैं कि दीज आर दोज ड्रग्स विच स्टिमुलेट द रेस्पिरेशन। मतलब ये हमारी इस रेस्पिरेशन वाली कंडीशन को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। और ये कब हमारी हेल्प करते हैं, जब किसी भी केस है, ये मैंने एग्जांपल्स बताए, ऐसा नहीं है सिर्फ ये है, और भी बहुत से रीजन होते हैं जिस वजह से हमारा रेस्पिरेशन जो है डाउन हो जाता है। तो किसी भी रीजन से जब रेस्पिरेशन हमारा डाउन होता है तो उस केस में हम क्या करेंगे, ऐसे ड्रग्स का यूज करेंगे जो हमारे इस रेस्पिरेशन को बढ़ाने का काम करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली होता है। और इसको एनालेप्टिक नाम से भी इसलिए जानते हैं क्योंकि एनालेप्टिक का मतलब होता है कि ये हमारे CNS जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको ये स्टिमुलेट कर देगा। और यहाँ पर जो रेस्पिरेशन है ये कहीं ना कहीं हमारे CNS से जाके कनेक्टेड है, जो मैं आपको आगे बता दूंगा। तो इस तरह ये चीज हमारे यहाँ पर काम करती है। तो अब दे आर बेसिकली यूज इन द कंडीशन ऑफ रेस्पिरेटरी फेलर, यानी कि जब हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल हो गया है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, अच्छे सांस नहीं ले पा रहे वो कंडीशन, या फिर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो गया, यानी कि जब हमारा सिस्टम पूरा का पूरा डाउन हो गया, तो इस केस में हम जो है इनका यहाँ पर यूज करते हैं। तो अब समझते हैं हम इसका मैकेनिज्म, यानी कि ये जो दवा है वो हमारी एक्चुअल में काम कैसे करती है। तो लेट करो, देखो मैं डायग्राम तो आपको हर किसी में बताता हूँ, वो जरूरी भी है। तो लेट करो, ये एक कोई भी बंदा है हमारा सिंपल, और उसके यहाँ पर ये ना नर्व्स कुछ प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पर ये नर्व्स है, मैंने शॉर्ट में बता दी, डायरेक्टली हमारे जो वीन्स वगैरह हैं, आर्टरीज, वो हमारी यहाँ पर हार्ट से भी जाके कनेक्टेड होती है। आप शॉर्ट में समझो, कंफ्यूज मत हो, बिल्कुल सुनते जाओ, आपका एंड में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारी ये चीज है पूरी, इसको कैरोटिड बॉडीज बोलते हैं, कैरोटिड बॉडी।
अब लोग कंफ्यूज हो गए कि भाई ये क्या चीज़ें आ रही हैं। तो देखो नॉर्मल समझो कि मान लो ये आपका पूरा का पूरा ब्रेन है और ये आपका यहाँ पर गर्दन है भाई, और यहाँ ट्रैकिया वगैरह ये सारी चीज़ें होंगी, और यहाँ पर ये आपका हार्ट है। तो आपको एक चीज़ पता है कि हमारा जो भी बॉडी का पार्ट है, हर एक बॉडी के पार्ट में हमको क्या है, ब्लड की जरूरत होगी। तो अब आप सिंपल फंडा समझे तो समझो ये कैरोटिड बॉडी का काम क्या एक्चुअल में, कि ये हमारे ब्लड को यहाँ से हार्ट वगैरह से लेते हुए ब्लड को जा रही हैं, और ये हमारे ब्लड को कहाँ पहुंचा रही हैं, हमारे ब्रेन के पास पहुंचा रही हैं। तो इस तरह ये कैरोटिड बॉडीज हमारी हैं, जो वो यहाँ से क्या है, कनेक्टेड रहती हैं। तो ये हमारे यहाँ पर कैरोटिड बॉडीज का काम होता है। और जो भी हमारी ये बॉडीज हो गई या हमारी जो भी चीज़ें वो सब कनेक्टेड हमारी किसके थ्रू रहती है, नर्व्स के थ्रू। ये तो आप जानते होंगे, नर्वस सिस्टम आप लोगों ने देखा होगा, कितनी सारी बॉडी में नर्व्स होती हैं, सीएनएस नर्व्स, पीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये सब आपस में जो है कनेक्टेड रहते हैं। अब समझो मेन फंडा कि हमारा हो क्या रहा है, ये तो एक अलग पार्ट था। आप समझो क्या हो रहा है कैसे। तो मान लो किसी भी केस में, इन द केस क्या हो गया, यहाँ पर रेस्पायरेशन हमारा डाउन हो गया और रेस्पायरेटरी सिस्टम फेल हो गया या डिप्रेस हो गया और सांस लेने में हो रही प्रॉब्लम, तो उस टाइम पर दिए जाएंगे ये रेस्पायरेटरी स्टिमुलेंट। और जब ये दवा दी जाती है तो इनका मेनली काम क्या होता है कि यहाँ पर कुछ कीमो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। तो जब आपने जो है इससे पहले के लेक्चर नेजल कंजेशन हो गया या आपने अस्थमा, सीओपीडी ये कुछ पढ़े होंगे, तो कुछ हमारे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, मैकेनो रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर, जो हमारे इस तरफ यहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर जो कीमो रिसेप्टर्स हैं वो हमारे इन्हीं कैरोटिड आर्टरी या फिर कैरोटिड बॉडीज में प्रेजेंट होते हैं, और कुछ हमारे ऑर्टिक आर्क में भी प्रेजेंट होते हैं। तो मैंने वही यहाँ बनाने की कोशिश की, यहाँ पर ये दिख रहे होंगे और ये हमारा हार्ट है। तो उसी को अगर यहाँ जूम आउट करें तो हमारे ये जो दिख रही है आपको, ये हमारी कुछ आर्टरीज हैं, और जो ये वाला प्लेस है इसको हम यहाँ बोलते हैं कैरोटिड बॉडीज। और जो नीचे आके यहाँ ये लंबी सी लाइन है, मैं शॉर्ट में बना दी, और ये जो चीज आपको दिख रही है ये हमारे हार्ट की आर्क है। आप लोगों ने हार्ट देखा होगा ना, तो हार्ट के ऊपर की जो ये आर्क होती है पे देखो, तो देखो ये आपको हार्ट दिख रहा होगा और यहाँ से ये जाता है, तो ये हमारी क्या थी, ये हमारी ऑर्टा थी। तो ये ऑर्टा थी जो हमारी बॉडी में ब्लड को सप्लाई कर रही थी। तो यहीं से हमारी एक लेयर जाती है ऊपर की तरफ। देखो यहाँ लिखा है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। तो ये जो आर्टरी है ना कैरोटिड वाली, ये हमारी ऊपर जाती है, और यही आर्टरी हमारी क्या करती है, यहाँ से होती है हमारे ब्रेन तक ब्लड को पहुंचाने का काम करती है। तो यही मैंने यहाँ पर बस छोटा सा हिस्सा लेके बना दिया है, तो कंफ्यूज आप बिल्कुल मत होना। आई होप आप लोगों का ये क्लियर हो गया डाउट। तो यहाँ से हमारा इस तरह ऊपर जा रही है। अब यहाँ पर जो हमारी जा रही है ना आर्टरी, यहाँ पर हमारी कुछ नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, और उन नर्व्स के थ्रू हमारी जो कैरोटिड बॉडीज है ये हमारी कनेक्टेड होती है मेडुला ऑब्लंगेट के साथ में। अब मेडुला ऑब्लंगेट हमारा ये जो ब्रेन है उसी का एक यहाँ पर छोटा सा हिस्सा पार्ट होता है, और ये एक तरह से हमारा सेंटर है। जितना भी हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, उस पूरे का एक तरह से हम इसको सेंटर बोलते हैं। आपने कब सेंटर देखा था, वो भी हमारा यहीं प्रेजेंट होता है। तो जो भी चीज़ें हमारी रेस्पिरेशन कनेक्टेड है वो हमारी यहाँ पर जो है प्रेजेंट होती है। अब समझो पूरा फंडा क्या होता है। तो मान लो किसी भी केस में हमारा रेस्पिरेशन डाउन हो गया, हमने यहाँ अपने रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स को दिया, और वो हमारा क्या करेगा, कीमो रिसेप्टर्स जो हमारे बेसिकली इन कैरोटिड बॉडी जहाँ पे आपको दिख रही होगी इस जगह पे प्रेजेंट होते हैं, और कुछ हमारे ऑर्टिक आर्क यानी कि जो यहाँ पर ये हमारा हार्ट है ना, इसकी जो ये आर्क है इस पर भी कुछ हमारे प्रेजेंट होते हैं। अब भाई वैसे इसका कोई रोल नहीं है, लेकिन बताना जरूरी है क्योंकि ये एक कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट के रूप में हमारे देखने को मिलता है। तो यहाँ पर दोनों तरफ हमारे कीमो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही हम इनको देते हैं, ये इन कीमो रिसेप्टर को जाके एक्टिवेट करेंगे, इन पर बाइंड वगैरह होंगे, और इससे क्या होगा, हमारी जो कैरोटिड बॉडी है ये और ये ऑर्टिक आर्क दोनों ही हमारे क्या हो जाएंगे, स्टिमुलेट हो जाएंगे। और जैसे ही स्टिमुलेट्स होंगे, यहाँ से जो आपको नर्व्स कनेक्टेड दिख रही है ये हमारी डायरेक्टली कहाँ गई है, ब्रेन में। मेडुला, सीएनएस, ब्रेन, ये कुछ भी आप बोलो, तो डायरेक्टली हमारी कहाँ जाती है, ये हमारी सीएनएस में जाएंगे, और सीएनएस को जाके स्टिमुलेट कर देंगे, यानी कि सीएनएस को एक्टिवेट कर देंगे कि भाई अपना और ज्यादा काम दिखाओ। तो जैसे ही हमारा सीएनएस एक्टिवेट हो जाएगा, मतलब मेडुला ऑब्लंगेट वाली जगह पे पर्सनली, तो वहां पर हमारे क्या होंगे, कुछ हमारे एक्साइटेटरी नेचर के न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे। अब न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, सिंपल तो आप लोग जानते हैं कि हमारे कुछ केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर ही रिलीज होते हैं, और वो अपना कुछ ना कुछ एक्शन दिखाते हैं। तो बेसिकली सीएनएस के लिए दो तरह के आते हैं, एक एक्साइटेटरी नेचर का, एक इनहिबिटरी। एक्साइटेटरी क्या करता है, हमारे एक्साइट करता है यानी कि स्टिमुलेट करता है, बढ़ावा देता है, और इनहिबिटरी क्या करता है, हमारी चीजों को डाउन करता है। तो यहाँ पर हमारा होगा एक्साइटेटरी नेचर का, मतलब ये क्या करेगा, ये बढ़ावा देगा। तो जैसे ये न्यूरोट्रांसमीटर हमारे रिलीज होंगे, ये हमारे क्या करेंगे, ये बेसिकली वैसे हमारे यहाँ पे हमारा जो लंग्स होता है, लंग्स हो गया या हमारा डायफ्राम हो गया, यहाँ पर जो भी चीजें होती है रेस्पिरेशन की, उनसे हमारे ये कनेक्टेड होता है। तो जैसे ही हमारे ये यहाँ पर स्टिमुलेट होंगे, ये हमारे बेसिकली क्या करेंगे, हमारी जो ब्रीथिंग है यानी कि हमारी ये रेस्पिरेटरी सिस्टम जो था, यहाँ मैं डायग्राम आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखो ये हमारा डायफ्राम है, तो ये जगह पे, और ये हमारे लंग्स है। तो इन दोनों ही जगह हमारे सिग्नल आएंगे और इनको एकदम कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ऑर्डर मिलेगा ऊपर सीएनएस के द्वारा, इन्हीं न्यूरोट्रांसमीटर के जरिए, क्योंकि भाई इनके द्वारा मैसेज आ रहा है। तो ये क्या करेंगे, इनको जाके मैसेज बोलेंगे भाई आप कॉन्ट्रैक्ट हो, और जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा होंगे, हमारी ब्रीथिंग क्या होगी, यहाँ पर बढ़ जाएगी, और ब्रीथिंग बढ़ेगी, और साथ में क्या होगा, हमारा हार्ट रेट भी बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि जो हमारी ऑर्टिक आर्क है ना, यहाँ पर भी हमारे ये प्रेजेंट होते हैं। जैसे यहाँ पर कोई भी बताओ कॉन्ट्रैक्शन होगी या कोई भी स्टिमुलेंट बढ़ेगा, तो यहाँ ब्लड की रफ्तार बढ़ेगी। तो जैसे ही रफ्तार बढ़ेगी, वहाँ पर हमारा हार्ट रेट, जो हमारा दिल है, वो भी तेज तेज काम करेगा। तो दोनों ही केस यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ब्रीथिंग भी हमारी बढ़ती है और हार्ट रेट भी हमारा बढ़ता है। और हमको क्या चाहिए, हमको ये ब्रीथिंग ही बढ़ानी थी। और यहाँ पे एक और वर्ड निकल के आता है, वो होता है हमारा इंक्रीज अर्ज ऑफ ब्रीथिंग। तो अर्ज ऑफ ब्रीथिंग का मतलब क्या है, चाहत, यानी कि कहते हैं ना भाई, जैसे मूवीज में दिखाते हैं कि किसी का ऐसे करके मुंह दबा देते हैं, और जब ऐसे मुंह दबाते हैं तो वो बहुत तेज फड़फड़ाता है सांस लेने के लिए, और जैसे ही अगर हम उसका मुंह हटाते हैं तो बहुत ही तेज सांस लेता है राहत की।
ऐसे करता है ना बहुत ही तेज, मतलब अच्छे थे। तो वही हमारी जो चाहत होती है ना सांस लेने की, उसको भी ये चीज हमारी बढ़ा देती है, जिससे क्या करेगा अपने आप ही मन करेगा हमारा ज्यादा तेज सांस लेने का और बंदा बहुत तेज सांस भी लेने लगता है। तो यही होता है कि ब्रीथिंग हमारी एक तरह से बढ़ाएगा और हार्ट रेट भी बढ़ेगा और हमारी ब्रीथिंग की अर्जान की चाहत भी बढ़ेगी। और ओवरऑल देखा जाए तो जो रेस्पिरेशन हमारा किसी वजह से डाउन हो रहा था वो रेस्पिरेशन हमारा बढ़ जाएगा यहाँ पर, और इससे टाइडल वॉल्यूम भी बढ़ेगा। अब टाइडल वॉल्यूम एक्चुअल में क्या है, तो देखो जो भी बंदा है कोई अगर सांस ले रहा है तो वो एक सांस में, कहते हैं ना भाई, एक सांस में कितनी हवा को हमने अपने अंदर खींचा और कितनी हवा हमने बाहर निकाली। यानी कि एक बार जो हमने सांस इनहेल और एक्सेल की जो प्रोसेस की पूरी रेस्पिरेशन की, उसमें हमने कितना वॉल्यूम ऑफ एयर को इन किया और आउट किया। तो ये जो पूरा फंडा होता है ये हमारा पूरा कहलाता है टाइडल वॉल्यूम। यानी कि अगर सिंपली बोलें तो ये एक हमारा इसेंशियल है। पहली बात बहुत जरूरी है कि कोई बंदा एक सांस जो ले रहा है उसी पूरी एक सांस को हम जो है टाइडल वॉल्यूम बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमने कितनी एयर ली, कितनी इनहेल की, कितनी एक्सेल की, ये चीज़ हमारी इसके अंदर आ जाती है। तो वो चीज़ भी हमारी यहाँ पर बढ़ जाती है। यानी कि बंदा जो है वो एक बार में अच्छे से सांस ले सकता है और जल्दी जल्दी भी सांस लेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो हमारा जो रेस्पिरेशन है वो हमारे यहाँ बहुत ही अच्छे से बढ़ जाता है। तो यही था बेसिकली इसका फंडा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। बाकी ये डायग्राम सिर्फ आपको समझाने के लिए बना, आप चाहो तो इनको बिल्कुल इग्नोर मार सकते हो, क्योंकि ये इतना टॉपिक मतलब वैसे इंपॉर्टेंट है लेकिन एग्जाम में शॉर्ट में ही आता है। तो आप जो है यहाँ से यहाँ तक मैकेनिज्म लिख के आ जाना, आपके लिए इनफ होगा, मोर देन इनफ होगा। ठीक है, तो ये सारी कहानी आप यहाँ लिख सकते हो और चाहो तो इनको आप बना लो, समझने में आपको हेल्प मिलेगी, इसलिए मैंने यहाँ आपको समझा दिया। बाकी अब देखें कि इनकी कमी, यानी कि ये हमारे इतने यूज क्यों नहीं होते हैं। भाई ये भी बात है, आप लोगों ने ज़्यादा नहीं सुना होगा इनके बारे में, तो ये कम क्यों यूज होते हैं। तो पहले नंबर पर आता है इनकी नैरो मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी कि जो इनकी सेफ्टी मार्जिन, देखो क्या होता है कि एक मार्जिन सेट किया जाता है। जैसे कोई भी दवा हम देते हैं तो वहाँ पर दी जाती है कि अगर हम इसको इतनी डोज से लेके इतनी डोज तक देते हैं तो ये अपना जो है असर सेफ दिखाएगा, अगर इससे कम देते हैं तो इसका कोई यूज नहीं है, अगर इससे ज्यादा देते हैं तो इसके नुकसान हमें देखने को मिलेंगे। तो इस तरह हमारी एक जो है डोज बनाई जाती है कि भाई इसको हम इतने mg से लेके इतने mg के बीच में यूज करते हैं। तो वो जो इसकी लाइन है, यानी कि जो मार्जिन है सेफ्टी की, वो हमारी काफी ज्यादा कम होती है। यानी कि अगर हम इसको कम देंगे तो इसका कोई इफेक्ट नहीं है, और ज्यादा देंगे तो हमें बहुत सारे इसके साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। और सबसे मेन साइड इफेक्ट क्या होगा, कन्वर्जन, यानी कि उसको एकदम दौरे वगैरह भी पड़ सकते हैं, कन्वर्जन वगैरह वाली चीज हो सकती है। ठीक है, तो अब जितने लोग यहाँ पर मतलब पहले से पढ़ते आ रहे हैं, तो सभी से आपसे एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज कन्वर्जन, आपको डिफाइन करना है और कमेंट्स में लिख के बताना है। आई नो बहुत लोग जानते हैं, तो अब आप जो है इंग्लिश में डिफाइन करके बताओ क्या है कैसे है। तो ये नैरो मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है, जिस वजह से इसका कम यूज किया जाता है। सेकंड केस आता है कि अब इसका एक अल्टरनेट प्रेजेंट है जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, और वो है वेंटिलेशन। अब लोग सोच रहे होंगे भाई इतनी सारी प्रॉब्लम है तो भाई कैसे। तो आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कोई बंदा सीवर है और उसको रेस्पिरेटरी डिजीज है, जैसे किसी को कोरोना वगैरह भी बहुत ज्यादा फैला था, तो उसको हॉस्पिटलाइज करते थे और वहां पर उसके वेंटिलेशन लगाया जाता था, मतलब माउथ पे तुरंत एक मास्क लगाया जाता था और उसके थ्रू क्या होता था, ऑक्सीजन उसके वहां पर इनहेल की जाती थी। तो ये था कि अगर मान लो किसी का रेस्पिरेशन डाउन है और वो अच्छे से सांस नहीं ले पा रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि उसको ये चीज लगा दी जाएगी वेंटिलेशन, और डायरेक्टली ही जो एयर होगी वो उसके माउथ में थोड़े प्रेशर से अंदर दी जाती है, जिससे वो डायरेक्टली हमारे रेस्पिरेशन में पहुंच जाए। तो यही हमारा मेन फंडा ये नहीं था। हमारा मेन फंडा क्या है, हमको ऑक्सीजन चाहिए, ये हमारा मेन फंडा, ऑक्सीजन की इनहेल करनी है हमको। तो वो डायरेक्टली ही वेंटिलेशन के थ्रू डाली जाती है, जिससे वो बंदा हमारा नॉर्मल रहता है। तो इसलिए हमारे ये थोड़े से कम, एक तरह से आप फेलियर मान सकते हो कि इतने ज़्यादा हमारे इफेक्टिव नहीं निकले। जितना हमारा वेंटिलेशन होता है कि भाई तुरंत लगाओ और जितनी देर लगाना चाहो उतने लगा दो, बस ऑक्सीजन की सप्लाई देते रहो, तो कंटिन्यूसली अपना यूजफुल देते हैं। तो ये हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल थे और ज़्यादा इफेक्टिव थे वेंटिलेशन वाला सिस्टम, यानी कि मैकेनिकल स्टिमुलेशन एक तरह से। इसीलिए ये चीज़ हमारी थी वो हमारी दवाइयाँ ज़्यादा चल नहीं पाई। और सेकंड इसका एक और था ड्यूवियर, यानी कि जो मैंने आपको मैकेनिक बताया वो एक तरह से एज्यूम्ड है, यानी कि एकदम परफेक्ट नहीं है कि इसी के बेस पर ही चलेगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। तो यहाँ पर ड्यूवियर का मतलब है कि एकदम एग्जैक्ट मैकेनिज्म नहीं है जो हमारा इस चीज में काम आएगा। तो इसलिए थोड़ा सा ये केस आ जाता है। अब बात करते हैं इसके यूजेस की, कहाँ कहाँ हम इसका यूज करते हैं। तो पहले नंबर पे किसी को ब्रीथिंग डिफिकल्टी है तब हम इसका यूज करेंगे। फिर एक्यूट रेस्पिरेटरी इनसफिशियंसी हो गई, यानी कि किसी को अचानक, एक्यूट मतलब हो गया थोड़े टाइम के लिए, रेस्पिरेटरी इनसफिशियंसी हो गई, सांस लेने में प्रॉब्लम, तो हम इसका यूज कर सकते हैं। बाकी इन द केस ऑफ अस्थमा हो गया, सीओपीडी हो गया, या कोई बंदा कोमा में होता है या कोई बंदा बेहोश होता है, तो उस केस में क्या होता है कि आपने देखा होगा ना हॉस्पिटल वगैरह में कि परमानेंट ही उनके माउथ पर ये मास्क ऐसा लगा रहता है। रीजन सिंपल होता है कि वो खुद से इतनी रेस्पिरेशन नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। तो उस केस में क्या करते हैं कि हम ये कोमा वगैरह में ऐसी दवाइयों का यूज़ कर देते हैं। फिर पोस्ट एनेस्थेटिकली, तो आपको पता होगा कि हॉस्पिटल में कोई भी जब ऑपरेशन वगैरह करते हैं तो एनेस्थेसिया दिया जाता है उनको थोड़ा सा डाउन करने के लिए, जिससे उनका ऑपरेशन वगैरह अच्छे से हो पाए। तो उसके बाद कई केस में क्या होता है कि लोग रिकवर नहीं कर पाते सही से, तो उस केस में ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं जो उनको रिकवर करने में हेल्प करती हैं। फिर एक आती कंडीशन एपोनिया वाली इन प्री मैच्योर इन्फेंट। तो इसमें क्या होता है, मैं वैसे ये पहले ही बता चुका हूँ, इसमें क्या है कि जैसे मान लो कोई बच्चा वगैरह है तो उसकी अचानक 10 से 20 सेकंड के लिए सांस ही रुक जाती है, यानी कि एक तरह से गैप हो जाता है और सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अब कई केस में आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, बच्चा एकदम जैसे बर्थ होता है तो वो सांस ही नहीं लेता है, रोता ही नहीं है,
तो ऐसे भी केस कई बार जो है एपोनिया वाले कहलाते हैं कि भाई रुक जाती है, एक तरह से पुश लग जाता है सांस लेने में, तो उस कंडीशन को एपोनिया बोलते हैं। तो उस कंडीशन में हम इसका यूज कर देते हैं, इंजेक्शन थ्रो दिया जाता है आईवी, और तुरंत ही सांस वगैरह आने लगती है। और सेकंड हमारा आता है हिप्नोटिक ड्रग पॉइजनिंग। हिप्नोटिक आप जानते हैं कि हिप्नोटाइज मतलब सेडेटिव और हिप्नोटिक दोनों होते हैं, जो एक तरह से क्या करते हैं सीएनएस को डाउन करते हैं। तो कई केस में हिप्नोटिक अगर ज्यादा सीवियर होते हैं, ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, तो उस केस में अगर किसी को पॉइजनिंग हो गई, किसी की ज्यादा ही डाउन हो गई बॉडी और एकदम ही मतलब इंसोम्निया से सोने वाली कंडीशन में बॉडी को एकदम रिलैक्स कर देते हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, फिर से हम इनका यूज करेंगे ड्रग्स का, वो जिससे क्या करेंगे हमारे जो रेस्पिरेशन है उसको बढ़ावा देंगे और सांस लेने में प्रॉब्लम को ठीक करेंगे। तो बेसिकली ये कुछ यूजेस थे, इनमें हम इनका यूज करते हैं। अब बात करें इसमें ड्रग्स, तो मेनली हमारे डॉक्साप्रेम एक सबसे ज्यादा पोटेंट और सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला ड्रग है। बाकी कैफीन वगैरह का भी यूज करते हैं, बाकी थियोफाइलिन भी है और भी कुछ हमारे ड्रग्स हैं। तो हम बेसिकली इसके बारे में स्टडी करेंगे, क्योंकि इसका जो मैकेनिज्म है वो हमारा सेम है जो हमारे सीएनएस को बढ़ावा देता है। तो अब बात करो तो ये हमारा जो है आईवी रूट के थ्रू दिया जाता है। अब आईवी इन्फ्यूजन है, इन्फ्यूजन का मतलब है कि जैसे मान लो किसी के ऐसे इंजेक्शन लगाया तो धीरे धीरे रिलीज किया जाएगा ड्रग्स को उसके ब्लड में, धीरे धीरे बहुत ही आराम से, इंजेक्शन की तरह नहीं लगा के ऐसे कर दिया, धीरे धीरे उसको हम इन्फ्यूज बोलते हैं, यानी कि धीरे धीरे उसमें समाएगा वो चीज। तो ये हमारे इन्फ्यूजन के थ्रू दिया जाता है, आईवी इन्फ्यूजन, यानी कि डायरेक्टली वेन्स वगैरह में दिया जाता है। बाकी ऑनसेट ऑफ एक्शन की बात करें तो 20 से 40 सेकंड, आप देख रहे हैं ना कितनी जल्दी इफेक्टिव देता है, यानी कि अगर इसको किसी ने दिया तो लगभग 1 मिनट से भी कम में, यानी कि 20 से 40 सेकंड के अंदर में वो अपना असर दिखाना शुरू कर देगा, और 1 से 2 मिनट जब उसको होगी तो वो अपना मैक्सिमम इफेक्ट दिखा रहा होगा, यानी कि पी इफेक्ट शो कर रहा होगा, पीक इफेक्ट। और अगर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन की बात करें तो ये लगभग अपने 5 से 12 मिनट के लिए, क्योंकि भाई अचानक ही किसी को जरूरत पड़ेगी, मान लो किसी को एकदम सांस रुकी तो भाई तुरंत ही ये दिए जाएंगे और ये तुरंत ही अपना 1 से 2 मिनट के अंदर मैक्सिमम इफेक्ट शो कर देंगे, और 5 से 12 मिनट के अंदर इनका इफेक्ट जो है खत्म भी हो जाएगा। लगभग इनका 5 से 12 मिनट ही ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है। तो ये भी एक कहीं ना कहीं इनका ड्रॉबैक आ जाता है कि इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ज्यादा लेंथी नहीं होता। अब वेंटिलेशन आप कंटिन्यूस लगाए रखते हो और बढ़ा देते हो प्रेशर, तो ये चलता रहता है, लेकिन इस केस में क्या होगा, अब क्या भाई दोबारा इंजेक्शन दोगे, मान लो किसी को फिर से लगा आधा घंटे में प्रॉब्लम, तो उसको दोबारा इंजेक्शन दिया नहीं जाएगा, तो बार बार देना मत, समझ सकते हो नुकसान साइड इफेक्ट है, तो इसलिए ये हमारा यूज होता है। बाकी इसके एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो किसी को नोजिया हो सकते हैं, कफ भी हो सकता है ज़्यादा, और हाइपरटेंशन, तो इसीलिए मैं यहाँ बता रहा कि ये हमारे क्या करते हैं हार्ट रेट को भी बढ़ाएंगे, और इस सबसे क्या होता है हाइपरटेंशन हो सकता है, टैकीकार्डिया वगैरह हो सकता है। तो ये कुछ हमारी इसकी प्रॉब्लम्स है। बाकी रेस्टलेसनेस भी हो जाएगा, मतलब किसी को अगर दिया जाएगा तो भाई ये स्टिमुलेट कर रहा है ना सीएनएस को, तो भाई रेस्ट कहाँ से आएगा, ये तो हमारा बढ़ाने का काम कर रहा है। तो ये था बेसिकली हमारी सारी कंडीशन जिसमें ये अपना काम करता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो हमारे सीएनएस, यानी कि जो हमारा सीएनएस है इसको बढ़ाएगा, और सीएनएस के द्वारा क्या होगा, हमारा कप सेंटर जो मेडुला ऑब्लंगेट है, जो भी हमारा रेस्पिरेशन वो आएगा, और वहां से हमारी जो रेस्पिरेशन है उसको ये बढ़ावा देगा कि भाई रेस्पिरेशन ज्यादा बढ़ा देगा। इस तरह ये हमारा काम करता है। अब यहाँ एक और ड्रग और जैसे कैफीन वगैरह हो गया, तो देखो आप लोगों ने देखा होगा कैफीन हमारा मोस्टली चाय वगैरह में प्रेजेंट होता है। तो कैफीन कैसे काम करता है, जब भी कैफीन देते हैं कैफीन हमारे सीएनएस को स्टिमुलेट कर देगा, और उससे क्या होगा ऑटोमेटिक हमारी ये चीज बढ़ जाएगी। तो ये हमारा बेसिकली इस तरह से काम करता है। तो ज़्यादा लेंदी टॉपिक नहीं है, कुछ बातें थी जो मैंने आपको बता दी। तो आई होप आप लोगों को सारी कहानी समझ आ गई होगी। अब आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं आपसे बहुत ज़्यादा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के फ्रेंड थैंक यू, टेक केयर, एंड आप सभी लोग अपना और अपनी फैमिलीज का ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।